गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टार्ट किया था। हमारी फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल बाइंडिंग। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर मैंने क्रिस्टल बाइंडिंग्स की बात करी थी कि अगर हम किसी मैटर की बात करते हैं तो मैटर में किस किस तरह के बाइंडिंग फोर्स हो सकते हैं, किस तरह की बाइंडिंग होती है, इसे आयनिक बाइंडिंग, कोवलेंट बाइंडिंग, मेटेलिक बाइंडिंग, लाइक दिस। उसके बाद हमने आयनिक बाइंडिंग में जो एनर्जीज हैं उनको डिस्कस किया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आज के हमारे क्लास का बेसिक पर्पस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स को डिफाइन करना है। देखिए, जो सॉलिड है, सॉलिड बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी हार्डनेस एंड रिजिडनेस, एंड थर्ड वन इज इनकम्प्रेसिबिलिटी, मीन्स कठोर है, दृढ़ है और असंपिड है। हम किसी ठोस को आसानी से नहीं तोड़ पाते, उनकी दृढ़ता होती है और साथ में उन असंपिड होते हैं, मीन्स इनकम्प्रेसिबल है, हम उसका आयतन नहीं बदल पाते। ये ठोस की कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आती है? बेसिकली ठोस के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उनको तोड़ना आसान नहीं होता। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन जब वो क्लोज आते हैं तो एक हो सकता है वो किसी स्ट्रक्चर को रिपीट कर रहे हो। हमारे पास ब्रॉडली 2 टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे हमें कई जगह एमॉर्फस भी कहते हैं, और क्रिस्टलाइन। नॉन क्रिस्टलाइन मीन्स जहाँ पे जो हमारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडमली प्लेस्ड हैं, वो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए नॉर्मली इनकी प्रॉपर्टीज़ भी टिपिकल होती है। साइमल्टेनियसली इनको ब्रेक करना कंपैरेटिवली आसान होता है, जैसे ग्लास है, रबड़ है, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं, वो है सॉलिड, लेकिन ये इनके अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडम है, जैसे लिक्विड गैस में रैंडम होते हैं, ऑलमोस्ट इसी तरह से रैंडम है। ये हाईली कंप्रेस्ड सॉलिड लिक्विड भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि जहाँ पर एटम्स एक फिक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं, मीन्स इंटर एटॉमिक स्पेस ऑलमोस्ट फिक्स होता है। से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो वो एक एरे को रिपीट करते हैं, वो फिक्स डिस्टेंस पे फॉलो अप करते हैं। उनके अंदर क्योंकि एक सिमेट्री होती है, वो सिमेट्री क्रिस्टल कहलाती है। अब बेसिकली क्रिस्टलाइन हो सकता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैं। अब जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम यहाँ 2 वर्ड्स यूज करते हैं। फर्स्ट है स्पेस लेटिस एंड सेकेंड वन इज बेसिस। ये सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस। बेसिस क्या है? हमारे क्रिस्टल के अंदर कोई अणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं, कण हो सकता है, एटम हो सकता है। इनकी जो बेसिक यूनिट है उसको हम बेसिस कह रहे हैं, आधार कह रहे हैं। मान लीजिए कोई मोनो एटॉमिक है, मीन्स केवल एक अणु है, तो वो अपने आप में एक अणु होगा। हो सकता है वो अपने आप के अंदर बायोएटॉमिक हो, मीन्स जिसका द्विपरमाणविक हो। अब एक परमाणु उसमें बड़ा और एक छोटा हो, तो इनके बीच का जो ओरिएंटेशन है, से जस्ट इमेजिन करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम और क्लोराइड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, ये इसका बेसिस कहलाता है। दूसरा आता है स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक बहुत लंबी चेन है, जो स्पेस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हो सकता है। 3 डायमेंशनल को हम स्पेस लेटिस कहते हैं। यहाँ इसका ओरिएंटेशन है। जब इस स्पेस लेटिस पे हम हमारे
बेसिस को लगाते हैं तो एक क्रिस्टल बनता है। मान लीजिए एक इस तरह का रिपीटेशन है कि यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस पे ये पोजीशंस हैं। ये जो पोजीशंस बता रहे हैं जिनको हम वेक्टर से या फंडामेंटल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा स्पेस लेटिस को फॉर्म करता है, आकाशीय जालक है। अब इस जालक के हर पॉइंट पे अगर मान लीजिए कोई एकल परमाणुक अणु है, इन सबको यहाँ लगा दिया तो स्पेस लेटिस प्लस बेसिस मिलके क्रिस्टल देता है। अब मान लीजिए मेरे पास द्विपरमाणु अणु है से NaCl, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एक ये बड़ा और ये NaCl, बड़ा NaCl, बड़ा, ये जो भी मेरे पास ओरिएंटेशन बन रहा है ये अपने आप में, अब देखिए इन सब पोजीशन के ऊपर एक फिक्स ज्योमेट्री रिपीट हो रही है। मेरा द्विपरमाणविक है, एक परमाणविक इस जालक पोजीशन पे, उससे जिस भी डिस्टेंस पे होना है वो दूसरा परमाणु वहाँ पर है। इस तरह से अगर हम रिपीटेड, यानी जो हमारे आकाशीय जालक की स्थितियाँ हैं उसके प्रत्येक बिंदु पर अगर बेसिस को अटैच कर दें तो हमारे पास क्रिस्टल प्राप्त होता है। तो फंडामेंटली हम ये कह सकते हैं स्पेस लेटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। आकाशीय जालक प्लस आधार कुल मिलाकर हमें क्रिस्टल देता है। अब इसमें जब इससे आगे चलते हैं तो ये तो पहली बात हुई कि क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल के अंदर लेटिस क्या है। देखिए लेटिस 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। मान लीजिए कहीं पर एक फिक्स डिस्टेंस की ये पोजीशंस है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिखाया है ये कोई 1 डायमेंशनल लेटिस है, यहाँ फिक्स डिस्टेंस के ऊपर पोजीशंस हैं, ये एक पीरियडिक रिपीटेशन हो रहा है। इसकी जो एरे बनेगी, ये पूरी जो एक एरे बनेगी, लॉन्ग चेन बनेगी, ये 1 डायमेंशनल लेटिस कहलाएगा। हो सकता है मेरे पास ये 2 डायमेंशनल लेटिस हो जहाँ पर 2 डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली चाहे ए हो, ये 1 डायमेंशनल हुआ, ये 2 डायमेंशनल हुआ, अभी मैं आगे 3 डायमेंशन की बात करूँगा। दीज आर नोन एज फंडामेंटल वेक्टर्स। क्योंकि अगर हम किसी भी एटम की पोजीशन बताना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल की पोजीशन बताना चाहते हैं तो हमें वेक्टर यूज़ करना होगा और वो वेक्टर हमारे कहलाएंगे फंडामेंटल वेक्टर्स। ये फंडामेंटल 1 डायमेंशनल वेक्टर है, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अगर ये इस तरह से एरे रिपीट हो रहा है कि ये 2 डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये इसके 2 डायमेंशनल फंडामेंटल वेक्टर्स हैं। यहाँ मैंने 3 डायमेंशन में शो किया है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, ये इस तरह से एक A, B और C, ये 3 डायमेंशनल लेटिस है। जो 3 डायमेंशनल लेटिस है उसी को हम नॉर्मली कहते हैं स्पेस लेटिस। इसके अंदर हम एक ट्रांसलेशनल वेक्टर को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए ये A1 वेक्टर, N2 B वेक्टर और N3 C। मीन्स अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, यहाँ N1, N2 और N3 रैंडम आर्बिट्री कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करें तो हो सकता है अगर इसकी किसी एक पर्टिकुलर की पोजीशन N1A प्लस N2B प्लस N3C है, तो अगर हम इसको पर्टिकुलर इस तरह से रिप्लेस करें कि ये R हमारे किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति है, और अगर हम इसको इससे ऐड कर दें यानी ट्रांसलेट करें, इसमें ट्रांसलेशनल वेक्टर ऐड करते हैं तो जो नई पोजीशन आएगी वो क्रिस्टल का रिपीटेशन है। तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सेल्स। मीन्स वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीटेशन से हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव सेल्स, अभाज्य कोशिका। यानी उसको फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते। हमारे क्रिस्टल किसी न किसी एक एरे को रिपीट करता है, एक स्ट्रक्चर को रिपीट करता है। वो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है उसको हम प्रिमिटिव सेल या अभाज्य कोशिका कहते हैं। इसकी कंडीशन ये बेसिकली A, B, C और N1, N2, N3 का एक वो सेट है जिसको फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास एक की पोजीशन और इसको ऐड करें तो जो हमारे पास नई पोजीशन आएगी वो सिमिलर
लेटिस की आएगी, सिमिलर कोष्टिका की आएगी, तो ये हमारा कहलाता है अभाज्य सेल। मैंने जो जो भी आपको किया है उस सबको भी शॉर्ट में रिपीट करना है। उसी कंडीशन के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। बेसिकली यूनिट सेल क्रिस्टल का फंडामेंटल वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जिसको रिपीट करके हम क्रिस्टल फाइंड आउट करते हैं। इन जनरल लैंग्वेज हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें एक दीवार बनानी है, तो वहाँ अगर हम ईंटों को रिपीट करते जाते हैं तो एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, इस तरह से लगाते जाते हैं और ईंटों का एक पूरा कॉम्बिनेशन मिलके दीवार बन जाती है। तो वहाँ पर ईंट अपने आप में एकल कोष्टिका या यूनिट सेल। ये यूनिट सेल आपने देखा होगा, ईंटें बहुत तरह की आती है, उसी तरह से यूनिट सेल डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट शेप में हो सकती है। ये अपने आप में बहुफलकी होती है। इसका शेप क्यूबिक भी हो सकता है, ऐसा हेक्सागोनल भी हो सकता है और अदर रेगुलर शेप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये एकल कोष्टिका है, यूनिट सेल है, ये वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जिसको रिपीट करके हम क्रिस्टल फाइंड आउट करते हैं। अब ये नॉर्मली 3 डायमेंशन से बना हुआ होता है। अगर हम इस 3 डायमेंशन की बात करें तो इस 3 डायमेंशन में कहीं आवश्यक नहीं है कि वह 3 वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है। तो कहीं पे भी मान लीजिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो अगर यहाँ पर मैं 3 वेक्टर्स की बात करूँ ए बी सी, तो ए और बी में से एंगल अल्फा है, बी और सी के अंदर गामा है, बीटा है, ये अल्फा है और इन दोनों के बीच में गामा है। तो ये आवश्यक नहीं कि अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो। ये डिफरेंट जिस टाइप की सेल्स होगी उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल हो सकता है। इस एकल कोष्टिका के अगर आयतन की बात करें तो अगर एक एकल कोष्टिका में n अणु है, एक का द्रव्यमान m है, तो ये mn/v इसका घनत्व होगा। यहाँ m क्या है? m एक अणु का द्रव्यमान, स्मॉल n क्या है? एकल कोष्टिका में अणुओं की संख्या, v क्या है? एकल कोष्टिका का आयतन। अब ये हमारे एक एकल कोष्टिका के आयतन को बता। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की मैंने जो कुछ बताया उसको मैं ब्रीफ में रिपीट कर रहा हूँ। बेसिकली जो सॉलिड हैं उनमें एक मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं। अगर वो मॉलिक्यूल्स एक फिक्स सिस्टम को फॉलो करते हैं, ज्योमेट्री को रिपीट करते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं, और अगर वो आर्बिट्री प्लेस्ड होते हैं तो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं उनका बेसिक सिस्टम है कि वहाँ पर एक स्पेस लेटिस होता है, वो एक पर्टिकुलर एरे है जो पोजीशंस को बता रहा है। ये 1 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 3 डायमेंशन। नॉर्मली हमारे क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होते हैं, इसलिए जो 3 डायमेंशनल एरे है ये स्पेस लेटिस कहलाता है। ये पीरियडिक रिपीटेशन है जो कि हमें पोजीशंस बताता है। जब इन पोजीशंस के ऊपर हमारे बेसिस लगते हैं, चाहे वो एकल परमाणविक हो, द्वित परमाणविक हो या त्रिपरमाणविक, और उसके रिपीटेशन से हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है। अब इसमें सबसे पहले जो क्रिस्टल ओवरऑल ये पूरा स्पेस लेटिस प्लस बेसिस हमें क्रिस्टल दे रहा है, बट कहीं ना कहीं इस क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो स्पेस लेटिस को डिफाइन करते हैं, स्पेस लेटिस पोजीशंस है जो क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को बता रहा है। जहाँ इन पोजीशन को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर नोन एज फंडामेंटल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। हम इसे 1 डायमेंशन में ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 डायमेंशन है तो ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 डायमेंशन है तो ए बी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम एक ट्रांसलेशनल वेक्टर डिफाइन करते हैं, n1a प्लस n2b प्लस n3c। ये ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, n1 n2 n3 आर्बिट्री है। अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर फिर हम डिफाइन करते हैं प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब है वो एक अपने आप में अभाज्य कोष्टिका, मीन्स जिसको हम फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते। पूरे स्ट्रक्चर में एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ऐसा होता है जो फर्दर रिपीट नहीं होता। वहाँ पर अगर उसकी पोजीशन आर है
तो उसमें जब ट्रांसलेशनल वेक्टर रिपीट ऐड करते हैं तो हमें जो नई पोजीशन होगी वो बिल्कुल सिमिलर सिमेट्रिक होगी, यानी वहाँ और वहाँ बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी। ये कहलाती है प्रिमिटिव सेल्स। फाइनली हमने डिफाइन किया है यूनिट सेल। यूनिट सेल एक क्रिस्टल का फंडामेंटल लोएस्ट वो वॉल्यूम है, वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जिसको रिपीट करके क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये स्मॉलेस्ट वॉल्यूम जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे जो 3 वेक्टर्स हैं जिन्हें हमने फंडामेंटल वेक्टर का ए, बी और सी, इनके बीच के एंगल अल्फा बीटा गामा है। ये अल्फा बीटा गामा रिक्वायर्ड नहीं है 90 डिग्री हो, इनकी वैल्यू शेप टू शेप डिफर करेगी। इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो होगा mn/v, सॉरी डेंसिटी, जहाँ m है एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम और v है वॉल्यूम। नाउ आज की हमारी ये क्लास यहाँ ओवर होती है, जहाँ हमने कुछ बेसिस को डिफाइन किए हैं जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए है। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट शेप्स ऑफ क्रिस्टल्स को डिस्कस करेंगे और उनके अंदर इन पैरामीटर किस तरह से होते हैं इनकी बात करेंगे।